Hello everyone, welcome back to the भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 9 रूरल डेवलपमेंट चल रहा है। और इससे पहली वीडियो में हमने रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ा था, द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, जिसमें रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम्स और उसको कैसे फेस किया जाए और कैसे गवर्नमेंट ने कौन सी प्लानिंग उसके लिए की है, कौन से उसके मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के चैलेंजेस क्या हैं, यानी कि उनके लिए क्या चुनौती है। ग्रामीण विकास में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कितनी परेशानियां आती हैं, ये क्या चुनौतियां हैं जिन्हें गवर्नमेंट किस तरह से उन्हें रिड्यूस करेगी, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर केवल इतना ही नहीं समझना है कि एक फार्मर जो है वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में जाके सेल कर देता है तो उसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहा जाता है। इतना ही नहीं है, इसके क्या होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट में 6 स्टेप्स आते हैं। एक हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई के बाद। हार्वेस्टिंग के बाद उसमें 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक किसान को जो करने पड़ते हैं, एक फार्मर को जो काम करना पड़ता है, उसके बाद जा करके यानी कि 6th स्टेप पर वो सेलिंग करता है, यानी कि सेल करता है। उसमें फर्स्ट स्टेप होता है गैदरिंग। सबसे पहले हार्वेस्टिंग के बाद वो गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करता है अपने जो अनाज है, अनाज के जो भी उसके प्रोडक्ट होता है उसे इकट्ठा करता है, गैदरिंग। उसके बाद सेकंड होता है उसका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि स्ट्रॉ से फूड ग्रेन्स को अलग निकालना, यानी कि भूसा अलग कर देना और दाने अलग कर देना, यानी कि फूड ग्रेन्स को स्ट्रॉ से अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब है कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट कैसा है, अगर अच्छा है तो उसको अलग करना और थोड़ा सा डाउन है तो उसको अलग करना, वो ग्रेडिंग होती है। अलग अलग टाइप का जो प्रोडक्ट है उसे अलग अलग करना, वो ग्रेडिंग होती है। उसके बाद ग्रेडिंग के बाद पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसी जैसी डिमांड आती है, एक फार्मर को पता होता है कि कैसे कैसे सेल होता है। 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 1 क्विंटल के पैकेट्स में, जितने में पैकेट्स में वो सेल होता है, उस हिसाब से उसे पैकिंग करना, उसकी पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग के बाद क्या आता है कि स्टोरिंग, यानी कि स्टोरिंग का मतलब होता है कि एक स्टोर में रखना होता है उसको, क्योंकि तुरंत वो सेल नहीं कर होती, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छी प्राइस नहीं मिलती है, तो उसे फ्यूचर सेलिंग के लिए रखना है तो उसे स्टोर की ज़रूरत होती है, स्टोरिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद 6th स्टेप में जा कर के वो सेलिंग होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये पूरा, इसे कहा जाता है मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप समझ गए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फर्स्ट होता है गैदरिंग, सेकंड होता है प्रोसेसिंग, थर्ड होता है ग्रेडिंग, फोर्थ होता है पैकेजिंग, फिफ्थ होता है स्टोरिंग एंड 6 होता है सेलिंग। ये आप समझ में आ गया। और अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए, क्या उपाय किए गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट क्या उपाय करती है मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए। अब हमें ये पढ़ना है। अब है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट आता है रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स, यानी कि क्या उपाय किए हैं मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए। उसमें सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि नियमित मंडियां बनाई हैं। नियमित मंडियां का मतलब है जो रेगुलेटेड मार्केट है, जहां के किसान अपने प्रोड्यूस को ले जाके सेल करते हैं, ऐसी मंडियां बनाई हैं।
उन्हें रेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि उनमें एक कमेटी गठित की जाती है, यानी कि एक कमेटी बनाई जाती है और वो उस कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसमें एक तो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे फार्मर्स होते हैं और तीसरे ट्रेडर्स होते हैं। यानी कि तीनों की निगरानी में, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं, उसके मेंबर, और उसके मेंबर फार्मर्स भी होते हैं और उसके मेंबर ट्रेडर्स भी होते हैं। और वो उस बाज़ार की जो बाज़ार बनाया जाता है किसानों के प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, उस पर उनकी उसके वेट और रेट पर बहुत ज़्यादा अच्छी निगरानी उनकी होती है। वो हमेशा उस चीज़ को देखते रहते हैं कि सही वेट है नहीं है, सही रेट है या नहीं है। तो वहाँ पर जो भी फार्मर अपने प्रोड्यूस को सेल करता है उसके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती है। तो ऐसे इसे कहा जाता है रेगुलेटेड मार्केट्स। तो इसके लिए शॉर्ट में लिख देते हैं, एक तो एक कमेटी बनाई जाती है इसकी, और इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और दूसरे उसमें होते हैं फार्मर्स और तीसरे उसमें होते हैं ट्रेडर्स। ये तीनों इसके मेंबर होते हैं जिनकी देख रेख में ये मार्केट चलाया जाता है और जहाँ पर किसी तरह की फार्मर्स के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसे अपने प्रोड्यूस की सही प्राइस मिल जाती है। और इसके बाद सेकंड जो मेजर्स हैं उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। ऐसी सोसाइटी में जिसके जो मेंबर होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, इसके मेंबर क्या होते हैं, फार्मर होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ मेंबर्स कौन होते हैं, फार्मर्स होते हैं। मेंबर्स फार्मर्स होते हैं और इसीलिए वहाँ पर वो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी इनके साथ किसी तरह का कोई चीटिंग नहीं होती है। वो अपने प्रोड्यूस को आराम से आसानी से वहाँ पर सेल कर सकते हैं, जिसमें उनको एक अच्छा मार्केट मिल जाता है। अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए अच्छी बार्गेनिंग वो कर सकते हैं। तो इस तरह की सोसाइटीज़ को कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ कहा जाता है। इसके बाद थर्ड है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड कराती है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोडाउन्स, यानी कि कोल्ड स्टोरेज कह दीजिए या गोडाउन्स कह दीजिए, या जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं। ऐसे वेयर हाउसेज़ को वो गवर्नमेंट जो है किसानों को प्रोवाइड कराती है, जिससे जहाँ पर वो अपने प्रोड्यूस को रख सकते हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रेस सेल से बच सकें, टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, आपातकाल बिक्री। यानी कि किसान जो है पहले क्या था, जब तक वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, जो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलती थी गवर्नमेंट से, तब तक क्या होता था, किसान को अपनी जो प्रोड्यूस है, अपनी खेती जो है वो तुरंत बेचनी पड़ती थी। उसके दो कारण थे। एक तो ये था कि उसे अपना ऋण चुकाना था, किसान को अपना लोन चुकाना होता था, इसलिए वो जल्दी बेच देता था। दूसरा, उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि उसका प्रोड्यूस ख़राब ना हो जाए, उसकी जो फसल है, जो उसके फूड ग्रेन्स हैं, जो उसका अनाज है, वो बेकार ना हो जाए रखने की जगह की वजह से। तो उसे बचाने के लिए वो सोचता था कम रेट पर भी वो सेल कर देता था। तो इस तरह की जो सेल है उसे डिस्ट्रेस सेल कहा जाता था।
तो उस डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए किसान को जिससे कि फ़ायदा हो जाए, जब सही रेट हो मार्केट में तब वो सेल कर सके, अपनी मर्ज़ी से सेल कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने किस चीज़ की व्यवस्था की, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ की, यानी कि स्टोरेज बना दिए गवर्नमेंट ने। और ये जो स्टोर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग और एक स्टेट वेयर हाउसिंग, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब है रियायती ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी वस्तु को, अपने प्रोड्यूस को पहुंचाने की जो सुविधा है वो छूट पर, यानी कि रियायत पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट किसानों को देती है, वो किसके थ्रू देती है? रेलवेज के द्वारा। यानी कि रेलवेज के द्वारा किसानों को कम खर्च पर, यानी कि कम। उसके बाद अब फिफ्थ पॉइंट आता है एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या है, इसे समझना है। पहली बात, यानी कि इसका मतलब है मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम प्राइस फिक्स कर देना। अब इसे समझना, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी फसल तैयार होती है तो उस टाइम गवर्नमेंट एक ऐसी प्राइस फिक्स कर देती है जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। उसमें गवर्नमेंट किसानों से एक प्रॉमिस कर लेती है कि इस प्राइस पर, जो उनके द्वारा फिक्स की जाती है, उस प्राइस पर वो उनसे प्रोडक्ट को परचेज कर लेगी। और अगर उनका प्रोडक्ट रह जाता है, सेल नहीं होता है, नॉर्मल खुले एक ओपन मार्केट में, खुले बाज़ार में उनका नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने रेट रखा है उस रेट पर वो सेल कर लेगी, परचेज कर लेगी। ये गवर्नमेंट उनको विश्वास दिला देती है किसानों को। और साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर उससे ज़्यादा पर उनकी सेल हो सकती है कहीं, तो वो अपनी सेल कर सकते हैं। तो उसमें किसानों को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। सपोज कि गेहूं की फसल होने वाली है, उसमें गेहूं का रेट निकाल दिया 2000 रुपये कुंटल, यानी कि 2000 रुपीज़ पर कुंटल गवर्नमेंट ने रेट निकाल दिया एमएसपी। गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2000 रुपये कुंटल गवर्नमेंट ले लेगी उनके अनाज को। उससे ज़्यादा सेल करना है तो कर सकते हैं। अब किसान क्या है, वो किसान के पास अगर कोई व्यापारी या कोई और कोई भी ग्राहक जाता है तो किसान उससे ज़्यादा कीमत पर उसे सेल करना चाहेंगे पहले। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो 2000 रुपये कुंटल तो दे ही देंगे। और 2000 रुपये कुंटल अगर कोई और ग्राहक नहीं ले जाता, कोई व्यापारी नहीं ले जाता है, तो गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट के एजेंट्स आते हैं और वो अपना परचेज करके उसे ले जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट को, जिसकी नीड हमेशा अनाज की रहती है। तो इसे एमएसपी कहा जाता है। तो इस तरह से अब आपको ये मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट किए गए मेजर्स, यानी कि जो उपाय मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए किए गए, उसमें एक तो रेगुलेटेड मार्केट हो गया, जिसमें मार्केट कमेटी बनाई जाती है, जिसके जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फार्मर होते हैं और ट्रेडर होते हैं। तीनों लोगों की देख रेख में एक कमेटी बनाई जाती है और जो मार्केट पर विशेष ध्यान रखती है, जिससे कि जो वहाँ सेल करने के लिए जो भी किसान आते हैं तो वो अपने प्रोड्यूस को सही से सेल करें। दूसरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट में बनाई जाती हैं, और इसके मेंबर्स फार्मर्स होते हैं। और ये भी फार्मर्स की देख रेख में, उन्हीं की देख रेख में ये जो किसान खेती करते हैं वो अपने अनाज को ला करके वहाँ सेल कर देते हैं, उन्हें वहाँ सही रेट मिल जाते हैं। तीसरी बात है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज की फैसिलिटीज़।
कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा। उसे प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ कहा जाता है। ये डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए, डिस्ट्रेस सेल का मतलब है आपात बिक्री। आपात बिक्री का मतलब यही होता है कि तुरंत बिक्री, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ और उसे बिक्री से बचाने के लिए तुरंत उसमें नुकसान होता है, तो उसे बचने के लिए ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं किसानों को, जिससे कि वो आगे जहाँ जब रेट ठीक लगे उन्हें तब बेच दें। और उसमें वेयर हाउसिंग दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। उसके बाद फोर्थ है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, छूट वाला, रियायत वाला ट्रांसपोर्ट। ये प्रोवाइड किया जाता है किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन प्रोवाइड कराता है? रेलवेज में ट्रेन में जो अनाज है किसानों का, वो एक जगह से दूसरे जाने के लिए उसमें किराया कम लिया जाता है, तो इसे सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इससे किसानों को ये फ़ायदा हो जाता है कि वो कहीं दूसरी मंडियों में जा करके अपने अनाज को या दूसरी जगह जा करके अपने अनाज को सही रेट पर सेल कर जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ है एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का मतलब है एक निम्न सीमा जो है कीमत की, उसे गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर देना, जिस पर गवर्नमेंट प्रॉमिस कर लेती है कि इस रेट पर हम आपसे अनाज खरीद लेंगे और उससे ज़्यादा पर अगर आपका बिकता हो तो आप बेच लें। ये बहुत बड़ा सपोर्ट एक किसान को मिल जाता है, जिससे वो फिर अच्छी तरह से अपनी प्रोडक्शन को, अपने प्रोड्यूस को अच्छे से किसी को भी, व्यापारी को या किसी भी ग्राहक को सेल करता है। और अगर उसे किसी इस बात का डर नहीं रहता कि उसे कम में भी बेचना है, क्योंकि नहीं बिका तो या तो ख़राब हो जाएगा या क्या होगा, कहाँ रखेंगे, ये नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट, उसे पता है कि गवर्नमेंट उसे खरीद लेगी उस रेट पर जो उसने निर्धारित कर रखा है, तो उससे ज़्यादा पर बेच देता है, नहीं तो उस रेट पर उसे वो गवर्नमेंट को सेल कर देता है। तो इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कहा जाता है। अब है द इमर्जिंग चैलेंजेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की इमर्जिंग चैलेंजेज यानी उभरती हुई चुनौतियां, यानी कि अब आगे जीवन में जैसे जैसे पहले जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो सामने ये चैलेंजेज आ रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट कैसे हो, यानी कि खेती से अलग कैसे हो, यानी कि ग्रामीण एरिया का जो विकास है वो खेती के से अलग कैसे हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनके रोजगार के साधन खेती से हट करके और क्या हो सकते हैं। ये चैलेंजेस पूरे मतलब भारत की सरकार के सामने हैं कि, या लोगों के सामने है, कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों के सामने है कि उनको अब आजीविका का जो धारणीय विकास है, उनका जो आजीविका का साधन है वो क्या होना चाहिए। ऐसी क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि पहले जब जनसंख्या कम थी, क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही है, एरिया उतना ही है, इंडिया उतना ही है, खेती का एरिया और भी, बल्कि जनसंख्या के बढ़ने से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जो भी शहरीकरण हो रहा है, उससे वो खेती की ज़मीन और कम होती जा रही है बढ़ने के बजाय, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो खेती से अलग अब क्या साधन होने चाहिए जिससे कि लोगों की आजीविका चल सके, जो ग्रामीण आंचल के लोग हैं। तो इसे कहा जाता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें 4 चीज़ें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक तो होता है, सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि खेती से अलग रोजगार के साधन क्या हैं। एक तो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसे कहा जाता है। दूसरा फिशरीज, मत्स्य पालन। तीसरा हॉर्टिकल्चर, बागवानी, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, इन चीज़ों की खेती करना। और चौथा यहाँ पर है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर और घरेलू उद्योग, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जैसे रंगाई, पुताई, बुनाई, सब ये चीज़ें काम आती हैं, उसमें ये काम किए जाते हैं। ये चारों चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। इसे लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहा जाता है, यानी कि पशुधन खेती भी कहा जाता है। ये कृषि यानी कि अनाज उगाने से अलग एक तरह की ऐसी खेती है किसानों के लिए, जो किसान
मतलब जो कि किसान अपनी आजीविका का जो उपार्जन है वो इससे बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पोल्ट्री, मुर्गी पालन आता है, कैटल्स, पशु पालन आता है जैसे कि गाय भैंस वगैरह, गोट्स, बकरियां पालते हैं, और शीप भेड़ पालते हैं। तो ये इन्हें पाल करके, इन्हें बेच करके जो भी है, इनसे ये इनके गाय भैंस दूध से और इनसे ये अपनी आजीविका ग्रामीण लोग बहुत अच्छे से चलाते हैं। तो ये खेती से अलग उनका एक दूसरा है फिशरीज। फिशरीज का मतलब मत्स्य पालन, यानी कि पशुपालन के अलावा दूसरा है मत्स्य पालन, यानी कि मछलियों को पालना। ये भी एक बहुत अच्छे इनकम का साधन है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है मत्स्य पालन से भी बहुत अच्छी इनकम करते हैं। इसमें मत्स्य पालन में केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु प्रमुख स्टेट्स हैं, जहाँ जो मुख्य स्टेट्स हैं जहाँ के लोगों का, अधिकतर लोगों का जो आजीविका साधन मत्स्य पालन है। मछली पालन से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तीसरा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी होता है, यानी कि ये भी एक खेती है, बट क्या है, थोड़ा सा अलग है। ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है उससे अलग है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स एट्सेट्रा इन चीज़ों की खेती की जाती है, जिनसे इनकम बहुत अच्छी होती है। तो बहुत सारे लोग इस इन क्रॉप्स की जो खेती है, यानी इन क्रॉप्स को अपनाते हैं, यानी कि इस सिस्टम को अपनाते हैं, जिसमें कि वो जो परंपरागत जो कृषि है, यानी गेहूं और चावल वगैरह जो प्रोडक्शन करना है, उसके बजाय क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वो उस एरिया में, यानी कि जितनी ज़मीन पर उन्हें वीट और राइस वगैरह जो भी प्रोडक्शन करना है, उसी ज़मीन पर अगर वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेती करते हैं तो उन्हें उसके कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है या कई गुना ज़्यादा इनकम होती है। तो ये भी एक एग्रीकल्चर से अलग जो है, एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से अलग एक आजीविका का साधन है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद फोर्थ है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कुटीर और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी कि छोटे छोटे जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री हैं या छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं या गृह उद्योग, यानी कि जो कह सकते हैं कि लघु उद्योग कह सकते हैं आप, वो हैं। उनमें क्या काम होता है, ये छोटे छोटे उद्योग जो किसान यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने आप चला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है, वो इसमें कौन से काम किए जाते हैं, इसमें स्पिनिंग का मतलब है कताई, वेविंग बुनाई, डाइंग रंगाई, एंड ब्लीचिंग यानी कि कलर को चेंज करके दूसरे कलर करना, यानी कि वो भी रंगाई से रिलेटेड है सब। ये सारे काम इसमें किए जाते हैं छोटे छोटे उद्योगों में, जो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री कही जाती है उसमें, जिससे कि जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी आजीविका चला सकते हैं, अच्छे से चलाते हैं। तो ये इस तरह से इसे कहा जाता है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास के उभरती हुई चुनौतियाँ जो सामने आती हैं, जिसमें कि ये होता है कि जो खेती से अलग, जो परंपरागत खेती है उससे अलग अब आजीविका के साधन क्या ढूंढे जाएं, कौन से हों, ये एक चैलेंज है, जिसे इन चीज़ों से ये चीज़ें उसके सामने, उसका मतलब है कि इन चीज़ों से उनको उस कमी को पूरा किया जा रहा है। और अब आज ये रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।